बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा किया गया। निश्चित तौर पर इस पर विवाद तो होना ही था। बीजेपी ने अपना विरोध दर्ज कराया और कहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने यह दांव खेला है। लेकिन ये दांव कितना काम आएगा, इस पर विवाद कितना गहरा आएगा, जैसे बहुत सारे सवाल हैं। कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विवाद क्यों शुरू हुआ वो समझ लीजिए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीधा निशाना साधा। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को कह रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणा पत्र जैसा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाएंगे। इसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ, ये प्रतिक्रिया आई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें जनता को फ्री अनाज, फ्री बिजली और बेरोजगारी भत्ता देने समेत कई वादे किए गए। मैंने एक डिटेल रिपोर्ट इस पर बनाई है, उसको अवश्य देखें कि कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। लेकिन अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एक ऐसी बात भी की, एक ऐसा वादा भी किया जिसके बाद विवाद गर्मा गया। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है और ये एक बड़ा ऐलान है जो घोषणा पत्र में किया गया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें जनता को कई मुफ्त की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता दिखाई देगा, जिनमें फ्री अनाज, फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता है। महिलाओं के लिए भी इसी तरह के भत्ते की घोषणा है। महिलाओं के फ्री यात्रा की भी बात कही गई है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही। घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस ने कहा कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला तो वो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देंगे। हमारी पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है। बजरंग दल और पीएफआई जैसे व्यक्तियों और संगठनों के जरिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों की तरफ से उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम ऐसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने समेत कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे। ये बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है। इसी घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया। खासतौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बजरंग दल को समझना जरूरी है। बजरंग दल को विश्व हिंदू परिषद से भी जोड़कर देखा जाता है, बीजेपी से भी, संघ से भी जोड़ा जाता है, संघ परिवार का हिस्सा भी माना जाता है। बजरंग दल को लेकर एक सोच रही है कि बजरंग दल कई मौक़ों पर, एक तो युवा शाखा है, कई ऐसे मौके जैसे कि वैलेंटाइन डे है या अन्य मौके होते हैं जब बजरंग दल खासा चर्चा में आ जाता है। तो उसके काम करने के तरीके को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। इसी को कांग्रेस ने आधार बनाया है, लेकिन पीएफआई से सीधे कंपेयर कर दिया गया, जिसको कि काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है इस निर्णय को, लेकिन बीजेपी की तरफ से। अब देखना होगा कि जनता को या किन लोगों को सोच में रखते हुए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है और इस निर्णय के बाद में क्या होता है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह पूर्ण रूप से मुस्लिम कट्टरपंथियों का घोषणा पत्र है। अगर जिन्ना जिंदा होते तो भी ऐसा घोषणा पत्र नहीं बनाते। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को कह रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणा पत्र जैसा दिखता है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी बन गई है। हमारे गृह मंत्री ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था और अब कांग्रेस कह रही है कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणा पत्र जैसा दिखता है। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद इसलिए भी गर्मा रहा है क्योंकि कर्नाटक में एक पोलराइजेशन की राजनीति को देखा जा रहा है। क्या हिंदू मुस्लिम के आधार पर राजनीति होगी, लेकिन पोलराइजेशन की ये बात बीजेपी के पक्ष में जाती ज़्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और जिस तरह से इस मुद्दे को भी हाथों हाथ लिया है, क्या ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि बहुसंख्यक समाज यहाँ पर बड़ी तादाद में, कर्नाटक में हिंदू वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। हमने आपको पहले भी बताया कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पूरा चुनाव जो है वो लिंगायत, वोकालिंगा, जातीय समीकरणों के आधार पर भी होता है, लेकिन इस सब के बीच में हिंदू मुसलमान की राजनीति भी देखने को मिलती है। यहीं पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का नाम लिखना ये कांग्रेस की एक स्पष्ट सोच को दिखाता है कि वो संघ आधारित विचारधारा के संगठनों के प्रति कड़ाई बरतने की बात कह रहे हैं। ये चुनावी लाभ के लिए है। इस पर ज़मीनी तौर पर कितनी रिसर्च कांग्रेस की तरफ से की गई है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा और कड़ा निर्णय दिखाई पड़ता है जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 10 मई को एक चरण में मतदान होना है। वोटों की गिनती 13 मई को होगी, जिसमें 3632 उम्मीदवार मैदान में हैं। 707 बीजेपी से, 651 कांग्रेस से और करीब 1720 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा ये चुनावी वादों का कितना असर वोटों पर देखने को मिलता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम नेता लामबंद हो गए हैं।
बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। आज प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई जब बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता एक होकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन की वजह है कांग्रेस का कर्नाटक में जारी किया गया मैनिफेस्टो, जिसमें पीएफआई के समकक्ष बजरंग दल को रखा गया है और कहा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को यहाँ पर बैन किया जाएगा। अब बजरंग दल एक ऐसा दल है जो संघ से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा है। बजरंग दल के अपने कार्य रहे हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा बजरंग दल का उद्भव कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी, किसके साथ ये जुड़ा हुआ है, बजरंग दल किस तरह के कार्य करता है और बजरंग दल को लेकर जो कुछ कांग्रेस ने कहा है उस पर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्नाटक के होसपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी इस पूरे मुद्दे को उठा दिया। पीएम मोदी ने अपनी इस रैली में कहा कि पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने का संकल्प ले रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। दरअसल मामला यह है कि 10 मई को कर्नाटक में मतदान होना है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा जो किया है वो ये कि पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन कर दिया जाएगा। इसी घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी ने 1 मई को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस धुआंधार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस चुनाव में एक तरफ जहां राहुल प्रियंका ने कमान संभाली कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है बीजेपी की तरफ से। इसी कड़ी में 2 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के होसपेट शहर में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई हमले किए, बड़े आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले रहे हैं। दरअसल बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य और दुर्भाग्य। देखिए, मैं आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। हनुमान जी की भूमि कही जाती है कर्नाटक। दरअसल किष्किंधा आपने सुना होगा, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में इस शब्द का बहुत जिक्र सुना है आपने। और किष्किंधा क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में ही मौजूद है और कर्नाटक के लोग इसको बहुत गर्व से कहते भी हैं कि बजरंग बली की ये भूमि है, बजरंग बली हमारे हैं, आप हमारे यहाँ के हैं। तो कर्नाटक के लोगों को आप कई बार ये बोलते हुए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि मैं हनुमान जी की भूमि पर आया था, उनको नमन करने के लिए आया था। और बजरंग दल, जिसका नाम जो है वो बजरंग बली के नाम पर पड़ा है, उसको लेकर अब सियासत गरमा रही है। हालांकि यहाँ सियासत कुछ और थी। संघ परिवार पर, विश्व हिंदू परिषद पर हमला करना एक मकसद कांग्रेस का दिखाई देता है, लेकिन बजरंग बली का नाम आने से सियासत गरमा गई है और इसको लेकर बजरंग दल अब बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। आज दिल्ली में भी बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला। सिर्फ बजरंग दल ही नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता भी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की मान मर्यादा और संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी। साथ ही बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए यहां के लोगों को आधुनिक सुविधाएं और नए अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने दशकों के अपने शासन के दौरान गांवों और शहरों के बीच खाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार इस खाई को खत्म करने के लिए लगातार जुटी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमारे गाँव में भी शहरों जैसी सुविधाएं पहले से ज़्यादा गति से पहुँच रही हैं। पूरा मामला बजरंग दल को लेकर शुरू हुआ है। चाहे कांग्रेस का वार हो कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार हो कि बजरंग बली को ताले में बंद करने की तैयारी चल रही है। ये दोनों ही वार जो हैं ये शुरू हुए बजरंग दल नाम से। बजरंग दल से कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है और बजरंग दल का किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद अभी समर्थन कर रहा है, उसके नेता कैसे एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में जुटे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तो मैं बजरंग दल के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा के रूप में हुई थी। इस शोभा यात्रा को राम जानकी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता था, जिसका मकसद केवल लोगों को हिंदुत्व के बारे में जागरूक करना था, बताना था। धीरे धीरे इस यात्रा से युवा और साधु संत जुड़ते चले गए और ये गुट बजरंग दल में तब्दील हो गया। बाद में अपने काम और समाज में बढ़ती इसकी लोकप्रियता से पूरे देश में फैल गया। बजरंग दल का उद्देश्य क्या रहा है? वैसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो लक्ष्य था अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करना। इनके साथ साथ में फिर आपने देखा कि कई ऐसे मौके आए, जैसे कि वैलेंटाइंस डे का मौका होता है या कई अन्य दल होते, तो आप कई अन्य मौके होते हैं जब बजरंग दल के कार्यकर्ता या इस दल के कार्यकर्ताओं को आप बहुत एक्टिव देखते हैं और इसको लेकर कई बार आलोचना भी होती है।
बजरंग दल को लेकर कई बार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन बजरंग दल जो है वो संगठनात्मक तौर पर भी कार्य करता है। इसके कौन कौन से काम हैं? बजरंग दल के संगठनात्मक कार्य की बात करें तो इसमें प्रत्येक गांव मोहल्ले के हिंदू युवाओं से संपर्क बनाकर इस संगठन का सदस्य बनाना, संगठन के कार्यों के बारे में उनको बताना, साथ ही वहां पर अखाड़ा यानी शारीरिक विकास केंद्र चलाना भी है। आपने देखा शाखाएं चलती हैं, संघ की शाखाएं हैं, इसी तरह से आपने शिवसेना की शाखाओं के बारे में भी सुना होगा। ठीक इसी तर्ज पर अखाड़े चलाए जाते हैं बजरंग दल की तरफ से, साप्ताहिक मिलन केंद्र भी बनाए जाते हैं। कई ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम भी हैं जिनको बजरंग दल करता है, जैसे कि मिलन केंद्र हैं, विकास केंद्र हैं, इनको चलाना। बजरंग दल देश भर में लगभग 2500 अखाड़े चलाता है। एक दावे के मुताबिक बजरंग दल में करीब 13 लाख सदस्य हैं। इन सदस्यों में 8,50,000 कार्यकर्ता हैं। बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। बजरंग दल देश भर में साम्यवाद, मुस्लिम जनसांख्यिकीय विकास और ईसाई पंथ परिवर्तन के साथ साथ गाय के वध को, गौ वध को रोकने के लिए और भारत के हिंदू पहचान की रक्षा करने के लिए अपनी पहचान बनाता रहा है। इस तरीके के कार्य करता रहा है, इस तरह के मुद्दे उठाता रहा है। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद ने भी अब इस पर एक कड़ा स्टैंड लिया है, क्योंकि इसी की एक शाखा बजरंग दल को माना जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लामबंद हो रहे हैं और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुलकर बजरंग बली को बंद करने का या बजरंग बली की जय करने वालों को बंद करने का नारा दिया है। और कर्नाटक में इस बात को कहना बहुत महत्व का है, क्योंकि कर्नाटक को बजरंग बली की भूमि माना जाता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।